हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और दमदार अंदाज में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स का महासंग्राम। और ये जो लेक्चर होगा वो प्योर बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो में आपको प्योर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 2026 बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उससे रिलेटेड आपको प्योर कंटेंट दिया जाएगा। और भरोसा रखिए, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वही बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, बैठिए और जो जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए ध्यान से। और हाँ, साथ साथ नोट्स बनाते भी चलिए, है ना, तब जाके आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपने फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वही हम लोग शुरू करेंगे और उसी को ध्यान से अपन समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग के फिजिक्स का जो पहला अध्याय है उसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे लिखता है, फील्ड्स पे लिखता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर का जो वेटेज रहता है बोर्ड एग्जाम में, इस चैप्टर से भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछा जाता है और 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज रहता है। लगभग 7 से 8 सवाल यहां से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना। 2-3 सवाल आपको 2 नंबर वाला पूछे जाएंगे और इस चैप्टर से कभी कभी एक आधा 5 नंबर वाला सवाल भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो अगर ऑन एन एवरेज बात करें बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के वेटेज को लेकर के, तो इस चैप्टर का अगर वेटेज देखें ऑन एन एवरेज, तो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 10 से 12 नंबर का सवाल इस चैप्टर से आते हैं। तो आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। हाँ, एक बात और, इस चैप्टर में हम जो जो टॉपिक करवाएंगे, है ना, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बोर्ड एग्जाम में जिस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है ना, ज्यादा पूछने की संभावना है, उस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में करवाएंगे। और बाकी जो टॉपिक थोड़ा सा मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, है ना, लेकिन उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसको भी करवाएंगे, लेकिन उसको ऐसे ही मतलब रेंडम मतलब करवाते चलेंगे, उसको उतना डिटेल में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप लोग मेन कोर्स अगर बढ़िया से पढ़े होंगे, कहीं पे कोई भी टीचर से अगर पढ़े होंगे, तो वो टीचर आप लोग को अच्छे से पढ़ाए होंगे, है ना। तो बाकी आज के जो लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे। मतलब इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, टुडे कवर्ड दिस टॉपिक, है ना। क्या क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहला जो हम लोग का रहेगा इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे क्योंकि इस चैप्टर का शुरुआत ही होता है आवेश से, है ना। और इस चैप्टर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, वैद्युत स्थितिकी के अंदर आप लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं, है ना, उसके अंदर पूरा रोल जो होता है, पूरा जो जिस पर जो पूरा कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन चलता है वो होता है चार्ज, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी, मतलब वैद्युत गतिकी में भी जितना भी चीजें देखने को आपको मिलता है सब चार्ज के ही इर्द गिर्द सब कंडीशन चलते रहता है कि नहीं बात। तो चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग बढ़िया से चार्ज को समझेंगे और चार्ज की प्रॉपर्टी को समझेंगे, उसका यूनिट समझेंगे, सारा चीज समझेंगे चार्ज के बारे में। ठीक है, और हाँ, चार्ज से रिलेटेड बहुत सवाल भर भर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं।
हर एक साल सवाल आते हैं, तो हम लोग चार्ज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इंट्रोडक्शन में वही हम चार्ज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद जब इंट्रोडक्शन जान लेंगे तो हम लोग समझेंगे चार्ज के बारे में, चार्ज का डिफिनेशन जानेंगे, है ना, मतलब आवेश का परिभाषा, आवेश का परिभाषा। जब आवेश का परिभाषा हम लोग जान लेंगे, है ना, तो फिर आवेश का प्रकार पढ़ेंगे, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो हम लोग आवेश के फिर प्रकार को पढ़ेंगे, आवेश के प्रकार। जब आवेश का प्रकार पढ़ लेंगे, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन को जब समझ लेंगे, तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आवेश के गुण को, या फिर उससे पहले हम लोग समझ लेंगे आवेश उत्पन्न होने के कारण, है ना, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण, ठीक है। उसके बाद आवेश उत्पन्न होने के कारण को जान लेंगे, उसके बाद पचवापन पढ़ेंगे, है ना, कारण को समझ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे आवेश का मात्रक, है ना, आवेश का मात्रक। अब ऐसा नहीं कि आप लोग जानते हैं कि चार्ज का आवेश का मात्रक कूलम होता है, खाली उसी को जानेंगे, नहीं, मात्रक से रिलेटेड भी अलग अलग तरह से सवाल बनते हैं। क्या क्या बनते हैं अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आवेश के मात्रक जब हम लोग समझ लेंगे, तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे आवेश के गुण, आवेश के गुण। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवेश के गुण। यहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जब आवेश का गुण हम लोग पढ़ लेंगे, तो सातवां टॉपिक जो कवर करेंगे अपन, करेंगे आवेशन की विधि, आवेशन की विधि। मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को कैसे कैसे अपन आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। और जब आवेशन की विधि पढ़ लेंगे, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, कूलॉम का नियम, ठीक है। कूलॉम का नियम जब पढ़ लेंगे अपन, कूलॉम का नियम अपन डिस्कस करेंगे, विद्युत बल से रिलेटेड होता है ना, तो ये डिस्कस करेंगे अपन कूलॉम का नियम बढ़िया से एकदम, है ना। और जब कूलॉम का नियम डिस्कस कर लेंगे बढ़िया से, उसके बाद अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कूलॉम का नियम डिस्कस करने के बाद पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये टॉपिक अपन इस चैप्टर, इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। क्या क्या, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम चार्ज के बारे में जानेंगे, क्योंकि पूरा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो है, अब फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ही नहीं, बल्कि आगे आने वाले चैप्टर भी, है ना, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत आते हैं, वैद्युत गतिकी के अंतर्गत जो चैप्टर आते हैं, उसमें भी पूरा चार्ज का गेम है ना। तो हमको चार्ज के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। तो हम इंट्रोडक्शन में चार्ज के बारे में सीखेंगे कि चार्ज का थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह जान लेंगे, चार्ज का खोज कैसे हुआ, कैसे कैसे डेवलप हुआ चार्ज, है ना, ताकि मेरा जो है ना थोड़ा सा इस चैप्टर में इंटरेस्ट बन जाए, है कि नहीं बात। उसके बाद आवेश के बारे में यहाँ जान लेंगे, उसका डिफिनेशन यहाँ जान लेंगे। जैसे डिफिनेशन जानेंगे तो उसके प्रकार को जान लेंगे, आवेश के प्रकार का होता है ना। जब आवेश के प्रकार को अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना, कैसे कैसे मतलब कोई वस्तु पर अगर आवेश आ रहा है तो किसके वजह से आ रहा है, क्या कारण है, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड भी, है ना, तो इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ आवेश के मात्रक को। अब आवेश के मात्रक, बहुत सारे स्टूडेंट सोच लेते हैं कि आवेश का मात्रक तो सर कूलॉम होता है, कूलॉम नहीं, कूलॉम तो होता है आवेश का मात्रक, तो केवल कूलॉम को डिस्कस थोड़े करेंगे, और भी आवेश के बहुत सारे मात्रक होते हैं, उसमें क्या क्या रिलेशंस होती है ना, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, उसको भी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे आवेश के मात्रक में।
उसके बाद आवेश के गुण को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल आते हैं, है ना। लगभग मतलब हर एक साल सवाल बन ही जाते हैं। आवेश के गुण, उसके बाद आवेशन की विधि पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को अपन कैसे कैसे आवेशित कर सकते हैं, है ना। यहाँ में बेसिकली 3 विधि अपन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलॉम का नियम, इसको इग्नोर नहीं कर सकते अपन, है ना। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, बात क्लियर। अच्छा, और जब अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लेंगे तो एक टॉपिक और पढ़ लेंगे। टॉपिक क्या, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में अपने को जानना है। हालांकि हमको इधर ही कवर कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट हमको बताता है किसी वस्तु के आवेशित हो, मतलब कोई वस्तु आवेशित है या आवेशित नहीं है, जिसके बारे में बताता है ना। या आवेशित है भी तो कैसे आवेशित, किस प्रकार के आवेश से आवेशित है, उसके बारे में जानकारी देता है ना। और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेंगे, है ना। इससे सवाल तो नहीं बना है अभी तक, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे, क्या पता बन जाए सवाल, है ना। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के बारे में भी अपन जान लेंगे थोड़ा सा। तो इस टोटल 10 टॉपिक है और इसी 10 टॉपिक को अपन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम जो बात करेंगे इंट्रोडक्शन का, ध्यान से समझिएगा। वीडियो अगर लंबा भी हो टेंशन नहीं लेना है कि नहीं बात, ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज को पढ़ना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन का बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन का, परिचय क्या है, किसका परिचय जी। तो इस चैप्टर जो है, थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में भी जान लें। तो इस चैप्टर जो आता है विद्युत स्थैतिकी के अंतर्गत आता है, इतना जान लीजिए। ये जो चैप्टर है, एक फिजिक्स का एक बहुत बड़ा एक ब्रांच होता है जिसका नाम होता है वैद्युत स्थैतिकी। क्या नाम होता है, वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी भौतिकी का एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसका नाम क्या है, वैद्युत स्थैतिकी। और वैद्युत स्थैतिकी के अंतर्गत ही चैप्टर आता है। और यही चैप्टर नहीं, एक और चैप्टर इसके आगे अपन पढ़ेंगे, विद्युत विभव एवं संधारित्र, वो भी चैप्टर इसी के अंतर्गत आता है, वैद्युत स्थैतिकी के अंदर। आप लोग पढ़े भी होंगे, आपको बताया गया होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो वैद्युत का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वैद्युत का मतलब होता है आवेश। वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश। और स्थैतिकी का मतलब क्या होता है बुआ, स्थिर। स्थिर दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स क्या कि वैद्युत स्थैतिकी में हम लोग आवेश को स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जो भी चीजें हम पढ़ेंगे आवेश से रिलेटेड, उस सब चीज में आवेश रुका हुआ रहेगा, स्थिर रहेगा। इसलिए नाम इसका क्या पढ़ा है, वैद्युत स्थैतिकी। और वैद्युत स्थैतिकी के अंतर्गत ही चैप्टर आता है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इतना तो श्योर हो गया कि वैद्युत स्थैतिकी के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, तो आवेश के बारे में। हाँ, वो अलग बात है कि आवेश को स्थिर अवस्था में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे किसके बारे में, आवेश के बारे में। तो सबसे पहले आवेश के बारे में हमको पता होनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा आवेश के बारे में अगर हम बताएं, थोड़ा सा आवेश के बारे में बताएं, तो आवेश है क्या, कैसे कैसे इसका खोज हुआ, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। हम बात करने वाले आवेश के बारे में। कहानी बहुत पुरानी है, लगभग 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। आप लोग जानते हैं ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से के बाद वाले समय को तो ईस्वी बोला जाता है, उनके जन्म के पहले वाले समय को बोला जाता है ईसा पूर्व। तो 600 ईसा पूर्व के बात है। एक यूनानी दार्शनिक थे, कौन दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे, जिनका नाम था थेल्स। थेल्स इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक पदार्थ को देखा। पदार्थ कौन था, तो इन्होंने थेल्स सामने एक पदार्थ देखा जिसका नाम था अंबर। अंबर नामक पदार्थ को देखा।
और इन्होंने देखा क्या कि जब अंबर नामक पदार्थ को, जब अंबर को रगड़ा जा रहा है, किससे रगड़ा जा रहा है भाई? जब अंबर को क्या किया जा रहा है? रगड़ा जा रहा है। अंबर को रगड़ा जा रहा है, किससे रगड़ा जा रहा है? तो अंबर नामक पदार्थ को जब रेशम से रगड़ रहे हैं अपन, रेशम से, है ना, फलानेन से, रेशम से रगड़ रहे हैं, या फिर इसको किससे रगड़ रहे हैं? फलानेन से रगड़ रहे हैं। फलानेन, फलानेन से, या बिल्ली के खाल से रगड़ रहे हैं, बिल्ली के खाल से रगड़ रहे हैं। तो देखा ही गया कि इस अंबर नामक जो पदार्थ था, इस अंबर नामक पदार्थ में छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया। कब देखे थे ये? ईसा के 600 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले। बहुत पुरानी बात है, लगभग आज से 2500 वर्ष पहले की बात है। लेकिन इनके खोज के पश्चात, इनके इस जब ये बात इतना जाने तो इनके पश्चात इस एक्सपेरिमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग 2000 वर्ष के बाद, लगभग 2000 वर्ष के बाद सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, आप लोग जानते हैं, उसके चिकित्सक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी इस चीज को देखा, सेम चीज को इन्होंने भी देखा, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा और क्या कहा कि केवल अंबर ही एक ऐसा पदार्थ नहीं है। इन्होंने केवल अंबर को देखा ही देखा, लेकिन अंबर के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया ही किया, लेकिन अंबर की भांति और भी बहुत सारे पदार्थ के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने देखा कि केवल अंबर ही केवल एकलौता पदार्थ नहीं है जिसको जब आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, बल्कि अंबर की भांति लाख ऐसे पदार्थ हैं। जैसे कि क्या क्या है? जैसे कि हुआ रेशम, रेशम, फलानेन, बिल्ली के खाल, बिल्ली के खाल, एबोनाइट, एबोनाइट, गंधक, कितना बहुत सारा है। इन्होंने बोला कि अंबर की भांति लाख ऐसे पदार्थ हैं, लाख, जिनको जब आपस में रगड़ा जाता है ना तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और इतना बोल करके ये भी चुप हो गए। इसके बाद इन्होंने भी कुछ नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, 40 वर्ष पश्चात एक वैज्ञानिक आया सन 1646 ईस्वी में। उनका नाम था सर थॉमसन ब्राउन, सर थॉमसन ब्राउन। इन्होंने क्या बताया? सर थॉमसन ब्राउन साहब ने बताया कि जिस कारण से इन छोटे छोटे वस्तुओं में इन वस्तुओं में छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जा रहा है, उस कारण को इन्होंने नाम दे दिया विद्युत। देखिए आराम समझिएगा। सर थॉमसन ब्राउन ने कहा कि जिस कारण से इन सब वस्तुओं में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जा रहा है ना, जब इन सब वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तो रगड़ने के पश्चात इस सब वस्तु में छोटी छोटी वस्तुओं को जो आकर्षित करने का गुण आ जा रहा है ना, तो जिसके कारण आ रहा है उस कारण को इन्होंने क्या नाम दिया? विद्युत। क्या नाम दिया? विद्युत। क्लियर? और इन्होंने एक बात बोला कि जिस वस्तु में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वह वस्तु क्या हो जाता है? विद्युतमय हो गया है। क्या हो गया है? विद्युतमय। मतलब जिस वस्तु में छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है ना, वह विद्युतमय
हो जाती है, विद्युतमय हो जाती है। ठीक है ना, इस बात को कौन बोला? सर थॉमसन ब्राउन साहब बोले, है ना। और इन्होंने ये भी बात बताया कि जो वस्तु विद्युतमय हो जाएगा, जो वस्तु विद्युतमय हो जाएगा, समझ लीजिए कि वह वस्तु अपने अंदर आवेश को ग्रहण कर लिया है ना। विद्युतमय मतलब इन्होंने क्या बताया, सर थॉमसन ब्राउन साहब ने एक बात और बताया कि जो वस्तु विद्युतमय हो जाती है, ऐसा कहा जाता है कि वह वस्तु अपने अंदर आवेश को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया है। मतलब विद्युतमय का मतलब क्या होता है? आवेश को ग्रहण करना, आवेश का ग्रहण, सिंपल बात है। जो वस्तु विद्युतमय हो गया, समझ जाइए कि वो अपने अंदर क्या ग्रहण कर लिया है? आवेश को ग्रहण कर लिया। ठीक है, लेकिन समय और बीता, कुछ समय बीता और समय बीतने के पश्चात अब इतना तो समझ में आ गया कि आवेश होता है, लेकिन इतना समझ में नहीं आवेश कै प्रकार का होता है, इसके बारे में कोई नहीं बता पाया अभी, है ना। उसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट चला, बहुत दिन तक एक्सपेरिमेंट चला। अब उस एक्सपेरिमेंट को अगर हम बताने बैठ जाए तो बहुत लंबा समय चल जाएगा, है ना। इतना जान लीजिए कि इसके पश्चात सन 1750 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक है ना, 1750 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, और उन अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया कि जो आवेश है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने ही बताया था कि आवेश जो होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, है ना। आवेश जो है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश किस प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। हालांकि कोई कोई बुक में लिखा रहता है कि इस बात को, आवेश दो प्रकार के होते हैं, इस बात को बताने वाले वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था डुफे। क्या नाम था? डुफे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या किया? केवल उस आवेश का बीजगणितीय चिन्ह दिया, एक को पॉजिटिव और दूसरा को निगेटिव। अब क्या सही है, अलग अलग किताब में इसको आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगा। हम मान के चल रहे हैं कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब थे, यही बताया कि आवेश जो है ना दो प्रकार के होते हैं, है ना। क्या क्या? तो पहला जो होता है, पहला बताया कि पहला होता है धनात्मक आवेश या धन आवेश। पहला धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। सिंपल बात। ये था थोड़ा सा छोटा सा आवेश का इंट्रोडक्शन, सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। छोटा सा इंट्रोडक्शन था आवेश के बारे में। ये टॉपिक यहीं तक, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, आवेश की परिभाषा। ठीक है, आवेश समझ गए अपन। आवेश होता क्या है भाई? अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो हम कैसे लिखेंगे आवेश क्या होता है? ठीक है, तो बताते अपन। अगर हम आवेश को बताएं, आवेश क्या होता है आवेश, तो आवेश के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए आवेश होता क्या है ना, कि अगर मान लीजिए यहां पे अगर एक क्षेत्र है, अब उस क्षेत्र का नाम होता है विद्युत क्षेत्र। आप लोग ये बात जानते हैं, मान लें अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, कौन क्षेत्र? यहाँ पे अगर उपस्थित है विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे एक क्षेत्र उपस्थित है जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर इसमें, इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई आवेश रहेगा तो इस पर बल लगेगा। अगर ये रुकल रहेगा तब भी बल लगेगा, और गति में रहेगा तब भी बल लगेगा। लेकिन जब ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा, तो जब ये रुका हुआ रहेगा तो इस पर बल नहीं लगता है, याद रखिएगा। लेकिन जब ये गति में आएगा ना, वैसे इस पर बल लगेगा। तो हुआ क्या? आवेश से हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र होने का अनुभव प्राप्त कर ले रहे हैं। अगर आवेश को कहीं रख दिए और उस पर बल लग रहा है तो समझ जाएंगे कि वहां पे जो क्षेत्र उपस्थित है वो है विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर आवेश को कहीं रखे, उस पर बल नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे वो गति में आया उस पर बल लगना शुरू, तो समझ जाएंगे वो कौन क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश क्या है? आवेश बेसिकली किसी पदार्थ का गुण है। आवेश कोई पदार्थ का नाम नहीं है, आवेश एक प्रकार का प्रॉपर्टीज है। जैसे द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान कोई पदार्थ का गुण है, मौलिक गुण है।
अरे है कि नहीं बात, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से आवेश भी पदार्थ का गुण है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, तो आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर या किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के होने का अनुभव प्राप्त किया जाता है, या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी किया जाता है आवेश के द्वारा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर चार्ज को खाली रख देंगे तो इस चार्ज की वजह से चारों तरफ एक फील्ड होता है, और उस फील्ड को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, है ना। और जब यही चार्ज गति की अवस्था में आता है, तो गति की अवस्था में आने पर वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट करता है, एक फील्ड जनरेट करता है, उसको नाम होता है कौन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। तो आवेश से क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ साथ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी किया जा सकता है आवेश के द्वारा। तो आवेश का डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, आवेश का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जिसकी सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र एक मिनट, जिसकी सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त किया जाता है, या उसे उत्पन्न किया जाता है। किया जा सकता है। समझना क्या, आवेश क्या है, किसी पदार्थ का गुण है ना, जिसके सहायता से वह गुण है, दो बार लिखा गया है, वह गुण है ना, जिसकी सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव प्राप्त किया जाता है, या उसे क्या किया जाता है, उत्पन्न भी किया जाता है। मतलब किसको, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को, या तो उसका अनुभव प्राप्त करते हैं या तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, अगर कभी पूछे कि आवेश कैसा राशि है, तो आवेश तो बेसिकली प्रॉपर्टीज है, गुण है। क्या गुण में कोई डायरेक्शन वगैरह आएगा क्या, नहीं। और जब गुण वगैरह में डायरेक्शन तो नहीं आएगा, मान लीजिए हम बोले कि हम स्मार्ट हैं भाई, है कि नहीं तो स्मार्ट क्या है, स्मार्टनेस मेरा गुण है कि नहीं बात। तो अगर मेरा गुण है, मेरी विशेषता है, तो बताइए करने से स्मार्ट है, दिक्कत है, डायरेक्शन तो नहीं ना आएगा इसमें। तो उसी प्रकार से इसमें भी डायरेक्शन नहीं होता है ना, गुण है बेसिकली। और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता वो होता है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। तो आवेश भी एक तरह का गुण है, और इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, और डायरेक्शन नहीं होगा तो कैसा राशि है, अदिश राशि। और इसको डिनोट करते हैं या तो स्मॉल क्यू से कर लीजिए या तो कैपिटल क्यू से। वैज्ञानिकों ने ऐसा बनाया तो हमको भी तो मान के चलना ही पड़ेगा ना। यह एक कैसा राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, जिसे किससे, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है जी। तो यह एक अदिश राशि है, इसको या तो कैपिटल क्यू से डिनोट करें तब भी ठीक, और स्मॉल क्यू से करें तब भी ठीक, दोनों में से आप किसी से भी आप इसको सूचित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आवेश के बारे में, आवेश का डिफिनेशन जान गए अपन, जान गए। उसके बाद आवेश क्या होता है समझ गए, आवेश का परिभाषा अपन समझ गए, है ना, इसका हिस्ट्री वगैरह तो समझ ही गए अपन, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे अपन आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार बताना क्या है बाबू, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब बता दिए हैं कि आवेश दो तरह का होता है, एक अच्छा नहीं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, अच्छा और बुरा, है ना। तो हम लोग अगर आवेश के प्रकार के बारे में बात करें
आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, इसको तो ऑलरेडी बता दिए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब बता दिए हैं कि आवेश क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो आवेश होता है किस प्रकार का, दो प्रकार का, पहला धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश, है कि नहीं बात। धनात्मक आवेश जो होता है बाबू, उसको सूचित करते हैं प्लस क्यू से, धनात्मक आवेश को प्लस क्यू से दिखाते हैं भाई, पहचाने ला पॉजिटिव लगा दिया आगे, है कि नहीं बात। या फिर स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं, प्लस स्मॉल क्यू से। और ऋणात्मक आवेश को कैसे करेंगे अपन, माइनस क्यू से या फिर माइनस स्मॉल क्यू से, ठीक है। तो ऐसे अपन सूचित कर सकते हैं, बाकी कोई स्टैंडर्ड बनाया नहीं गया वैसा, है ना। लेकिन हाँ, हम पहचानना होगा तो कैसे पहचान पाएंगे। मान लीजिए हम अगर क्यू खाली लिख दें तो क्या पता कि खाली आवेश है, अब धनात्मक है कि ऋणात्मक हमको क्या पता, है कि नहीं बात। इसलिए हम कभी भी धनात्मक आवेश को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके आगे पॉजिटिव लगा देंगे, ताकि हमको पता चले कि पॉजिटिव चार्ज है। और अगर ना भी लगाएं तो समझ जाना कि पॉजिटिव है, क्योंकि कोई भी जानते हैं आप लोग पढ़े, कोई भी नंबर के आगे पॉजिटिव छुपा रहता है, तो मान लीजिए इसके आगे भी पॉजिटिव छुपा है, लेकिन निगेटिव को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें माइनस लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो आवेश के प्रकार अपन जान गए कि आवेश दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। उसके बाद ये सब तो हम समझ गए हैं। अब हमको समझना है कि मान लीजिए ठीक है, कोई वस्तु पर आवेश आ रहा है, तो आवेश उत्पन्न होने के क्या कारण है। भाई कोई वस्तु को अपन रगड़ रहे हैं, भाई यहाँ पर यही ना बताया गया, जितना भी कहानी बताया गया इतना तक, इस सब में क्या था कि वस्तु को, एक वस्तु को दूसरा वस्तु से रगड़ो, और रगड़ने पर क्या रहा था, उसमें चार्ज आ जा रहा था, वस्तु आवेशित हो जा रहा था। वैसे तो निकला, वैसे तो एक्सपेरिमेंट किससे भाई, एक्सपेरिमेंट कहाँ शुरू हुआ, रगड़ने से ही तो हुआ सब चीज, है ना। रगड़ने से ही तो सब पता चला कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जा रहा था तो वस्तु क्या हो जा रहा था, आवेशित, और आवेशित होने के चलते उस वस्तु में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जा रहा था। तो भाई रगड़ने पर ऐसा क्या हो रहा है कि वस्तु आवेशित हो जा रहा है, कारण क्या है आवेशित होने का, समझते हैं अपन। तो आवेशित होने का अगर कारण समझें, किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण, अगर सिंपल अगर बात बोल दें किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण क्या है, तो सिंपल याद रखिए कि मौलिक आवेश का स्थानांतरण। कोई मौलिक आवेश क्या है सर, अरे कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का नाम सुने ना आप लोग, इलेक्ट्रॉन ही है मौलिक आवेश। तो किसी वस्तु के भी आवेशित होने का कारण क्या होता है, मौलिक आवेश का स्थानांतरण। बस कैसे समझते हैं, किसी भी वस्तु के आवेशित होने का कारण अगर कोई पूछे, एक लाइन में जवाब देना है, मौलिक आवेश का स्थानांतरण। मौलिक आवेश, कभी सर मौलिक आवेश क्या है, तो मौलिक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन। मौलिक आवेश क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन। तो मौलिक आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, बस यही है आवेशित होने का कारण। कैसे समझते हैं, आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जितना भी पदार्थ हैं वो सबके सब अणु से मिलकर के बने हैं। सही बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं ना। हाँ, आप लोग पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़ना है। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सबके सब अणु से मिलकर के बने हैं। और अणु किससे मिलकर बने हैं, अणु मिलकर बने हैं परमाणुओं से, है कि नहीं बात। अणु किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी तत्व का या कोई भी पदार्थ के परमाणु के अंदर 3 कण तो एकदम होता ही होता है। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ऐसा नहीं कि उसके अंदर यही तीनों होता है, और भी चीजें होती हैं। कोई भी तत्व के परमाणु के अंदर और भी कण उपस्थित होता है, जिसके क्वार्क होता है ना, मेसोन होता है, मेजॉन होता है, उसके अलावा पढ़े फोटोन होता है, अलग अलग तरह के बहुत सारा कण उपस्थित होता है। उस सबको हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको बस तीनों के बारे में जानना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आप लोग ये जानते भी होंगे। तो देखिए, इस दुनिया में जितने भी पदार्थ है उस सब मिलकर के बने हैं अणु से, और अणु मिलकर के बने हैं परमाणु से, है ना। और परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही है, हाँ। तो मान लीजिए परमाणु है, ये मान लीजिए यहाँ पे आपका परमाणु है, और परमाणु का यह है न्यूक्लियस, नाभिक।
या नाभिक है। ठीक है जी। अब ये नाभिक के अंदर तो दो चीजें होगा भाई, एक होगा प्रोटॉन और एक होगा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो इसी के अंदर होगा। अब बाकी इलेक्ट्रॉनवा जो होगा इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा होगा। सही बोल रहे हैं ना, इसमें चारों तरफ क्या कर रहा होगा, ये ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉनवा चक्कर काट रहा होगा। और जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है। आप लोग जानते हैं इस बात को, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित कण होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हम लिख देते हैं, फिर इस चीज को समझाएंगे। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, है ना। कोची में होता है भाई, तो निगेटिव में ऋणावेशित करना है भाई, है कि बात। अच्छा, प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव। अब प्रोटॉन कैसा कण है, धनावेशित कण है। आप लोग जानते हैं बात, प्रोटॉन कैसा है, धनावेशित कण है, तो प्रोटॉन पर भी आवेश होता होगा। हाँ, और पता है कि प्रोटॉन पर आवेश इतना ही होता है, बस पॉजिटिव में होता है ना। चार्ज ऑन प्रोटॉन का अगर बात करें अपन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों पर आवेश सेम होता है, बस दोनों का नेचर ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव। सही है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा और समझे अपन चीजों को। आप एक बार देख लीजिए, इसको अगर उतारना है तो उतार लीजिए वीडियो रोक करके, ठीक है। उसके बाद अपन आगे समझते हैं। देखिए, आनंद आएगा, आनंद पढ़ने में, है कि नहीं बात। ठीक है, देखिए समझते हैं। तो वो हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव में होता है इतना, और प्रोटॉन पर ही पॉजिटिव में होता है। और देखिए, कोई भी एटम होता है, कोई भी परमाणु होता है, उदासीन होता है। उदासीन होने का कारण क्या है, जितना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उतना उसके अंदर प्रोटॉन भी होता है। मतलब जितना उसके अंदर निगेटिव चार्ज है उतना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है ना। जैसे मान लीजिए परमाणु है, इस परमाणु है, और परमाणु का यहाँ नाभिक है, यहाँ होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, आपको पता है ना। और यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर काटते रहता है। ठीक है। अब बात समझना है कि कोई भी परमाणु उदासीन होता है। ये परमाणु है उदासीन। उदासीन होने का मतलब इस पर टोटल चार्ज जो है वो कितना है, 0। अब टोटल चार्ज 0 कैसे होगा, कभी सर जिसके अंदर चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, तो टोटल चार्ज 0 कैसे। अरे भाई समझा, 0 इसलिए हो गया बाबू क्योंकि इसके अंदर अगर मान लीजिए, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी अगर 5 गो हो और इसके अंदर प्रोटॉन भी अगर 5 गो हो, हमको पता भी यही बात कि कोई भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, और जो कि उसके परमाणु संख्या के बराबर होती है। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े भाई कि Z बराबर P बराबर E। Z होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो मान लेते हैं जो परमाणु है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 5 गो, प्रोटॉन भी 5 गो। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर 5 गो है, मतलब निगेटिव चार्ज भी 5 गो और पॉजिटिव चार्ज भी 5 गो, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देगा, और कैंसिल कर देगा तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज है 0 है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन अगर हम इस वस्तु को, इस परमाणु को, इस एक वस्तु को अगर दूसरा वस्तु से रगड़ेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक वस्तु E है, एक वस्तु E है। ठीक है, आराम से समझते हैं, टेंशन एक कोड नहीं लेने का, समझिए आनंद आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु A है और एक वस्तु B है। स्टार्टिंग में वस्तु A पर भी टोटल चार्ज 0 और वस्तु B का भी टोटल चार्ज 0, दोनों का टोटल चार्ज 0। दोनों पर टोटल चार्ज 0 होने का मतलब इसके अंदर भी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, और इसके अंदर भी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, जिसके वजह से दोनों का टोटल चार्ज 0 है। लेकिन जैसे ही हम दोनों को रगड़ेंगे, क्या करेंगे, रगड़ेंगे,
रब करेंगे, रगड़ेंगे, रगड़ेंगे तो क्या होगा? तो रगड़ने के पश्चात या घर्षण कराने के पश्चात, अब रगड़ने के पश्चात क्या होगा? रगड़ने के पश्चात होगा घर्षण। बात बताइए, अगर ये दोनों कैसे रगड़ेंगे तो रगड़ने पर क्या होगा? घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो क्या होगा भाई? तो घर्षण होने के पश्चात उत्पन्न होगा थर्मल एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? उष्मीय ऊर्जा। आप लोग जानते हैं, एक वस्तु लीजिए दूसरा वस्तु लीजिए, दोनों कैसे रगड़िए, तो रगड़ने के पश्चात दोनों वस्तु गर्म हो जाता है ना। क्या गर्म हो जाता है भाई? तो घर्षण के पश्चात थर्मल एनर्जी उत्पन्न होता है। तो वही पश्चात दोनों को जब रगड़ेंगे तो रगड़ने पर उत्पन्न होगा, रगड़ने पर घर्षण होगा, और घर्षण से उत्पन्न होगा उष्मीय ऊर्जा। और एक बात बताइए, उष्मीय ऊर्जा जैसे उत्पन्न होगा, इसके बाहरी, इसके अंदर जो भी एटम होगा उसके बाहरी कक्षा का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जिया को ले लेगा, तो छोड़ेगा नहीं। और जैसे ही उसको ये एनर्जी मिलेगा, थर्मल एनर्जी, उसको बर्दाश्त नहीं होगा, वो तुरंत भागल चाहेगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन बूझे जाके तो वही है, तन्नी कुन इलेक्ट्रॉन मिलता है, तन्नी कुन एनर्जी मिलता है, फटफड़ाने लगता है। तो वही बात यहाँ पे होगा कि दोनों को रगड़ने पर क्या होगा? रगड़ने पर घर्षण होगा, घर्षण के पश्चात उत्पन्न होगा उष्मीय ऊर्जा, और यही उष्मीय ऊर्जा को इसके अंदर के परमाणु, इसके अंदर परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और जैसे ही ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने के पश्चात उसको बर्दाश्त नहीं होगा, और जैसे ही बर्दाश्त नहीं होगा तो हो सकता है कि इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर चल जाए या इधर वाला इधर चल जाए। वो डिपेंड करेगा कौन वस्तु ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन वस्तु ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव। उतना में अपने को नहीं जानना है, उतना अपने को डिटेल में नहीं जानना है, बाकी पढ़ना है डिटेल में। तो मेन कोर्स में पढ़े, मेन कोर्स में आप लोग पढ़े भी होंगे, है कि नहीं बात? अब डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है, फिर भी हम बहुत पढ़ा रहे हैं डिटेल में। देखिए तो क्या होगा, जैसे ही एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन को बर्दाश्त नहीं होगा। तो मान लीजिए इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर चल गया, अब जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल गया, इधर से मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें का 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चल गया, और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गया, एन वाला एन निकल के गया, इन दोनों वस्तु को जैसे ही अलग करेंगे तो होगा क्या? अब क्या होगा? अब एन 3 को इलेक्ट्रॉन इधर चल गया, मतलब इधर वाला 3 को निगेटिव चार्ज घट गया, और जब इधर 3 को निगेटिव चार्ज घट गया तो इधर 3 को पॉजिटिव बढ़ गया होगा, क्योंकि इस पर स्टार्टिंग में टोटल चार्ज 0 होने का मतलब क्या है कि जितना इसके पास प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था। अगर मान लीजिए इसके पास 10 प्रोटॉन था और 10 ही इलेक्ट्रॉन था, और इसके पास मान लीजिए 12 प्रोटॉन था और 12 इलेक्ट्रॉन था, तो अब क्या हो गया? जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो इसके पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन तो घट गया, इलेक्ट्रॉन 3 को इधर गया, तब 7 को ना बच रहा है भाई। तो एक बात बताइए, 7 को इलेक्ट्रॉन मतलब 7 को निगेटिव चार्ज, 7 को पॉजिटिव चार्ज को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन बाकी जो 3 को पॉजिटिव चार्ज है वो घट तो जाएगा ना भाई। तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, ले भाई पॉजिटिव चार्ज। और एक बात बताइए, इधर अब क्या होगा? इस पर क्या होगा? इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गया है, इसके पास पहले था 12 इलेक्ट्रॉन, अब क्या हो गया? 3 को बढ़ गया, 15 को इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 12 को पॉजिटिव बोला, 12 को इलेक्ट्रॉन को ना मारेगा, मतलब कैंसिल करके टोटल चार्ज 0 करेगा, है कि नहीं बात? 12 को पॉजिटिव चार्ज, 12 को निगेटिव चार्ज को ना कैंसिल करेगा, लेकिन अब क्या हो गया? हो गया 15 को भाई, 3 को इधर चल गया है, तो क्या होगा? इस पर 3 को इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना, और 3 को इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया मतलब 3 को निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया इस पर, ये हो गया ऋणावेशित। सिंपल बात है जी, है कि नहीं बात? तो आवेशित होने के पीछे का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। सही है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब सर जी इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण क्या होता है? प्रोटोनवा काहे नहीं जा रहा है सर? काहे नहीं जा रहा है प्रोटोनवा? अरे भाई एक बात बता, प्रोटोनवा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि प्रोटोनवा है नाभिक के अंदर, और आपको पता है कि नाभिक के अंदर ये दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम होता है, न्यूट्रॉनवा प्रोटोनवा के बीच, है कि नहीं बात? ये दोनों के बीच क्या होता है? बहुत गहरा प्रेम होता है, और जब इन दोनों में इतना गहरा प्रेम होता है तो बताइए जाएगा छोड़ के? ना सर नहीं जाएगा। मतलब क्या है कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल कार्य करता है, और नाभिकीय बल इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है, जिसके वजह से प्रोटॉन नाभिक से बाहर नहीं निकल सकता है, और बाहर निकलबे नहीं करेगा अपन घरवा से, तो जाएगा एक घरवा में जाएगा? नहीं जाएगा, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुना भारी होता है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन का अगर बारे में बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई? तो 1.67 गुना 10 के पावर कितना? -27 kg।
ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये कितना होता है भाई, तो 9.1 गुना 10⁻31 kg। अब एक बात आप लोग खुद देखिए, ये द्रव्यमान ज्यादा है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है और भारी होने के चलते वो नहीं जाता है। तो दो कारण है, पहला तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर है और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल से बंधा हुआ है जिसकी वजह से वो बाहर निकल नहीं सकता है, और दूसरा वजह है कि बहुत भारी है इसलिए इसका स्थानांतरण पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा कभी भी एक वस्तु से दूसरा वस्तु पर अगर आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो किसके सहायता से होगा, इलेक्ट्रॉन की सहायता से होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब मौलिक आवेश, इलेक्ट्रॉन मतलब कौन आवेश, मौलिक आवेश, बाकी प्रोटॉन की सहायता से नहीं होगा। अब यहां सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, मतलब जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो कैसा होता है, देखिए ना भाई, ये त्याग दिया, ले भाई 3 गोले, तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इस पर आ गया पॉजिटिव। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋणावेशित हो जाता है। पहला बात हम लोग कहा सीखे कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्याग करता है वह धनावेशित, वह धनावेशित, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋणावेशित हो जाता है। पहला बात। दूसरा सवाल क्या बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, दूसरा सवाल बनता है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु ऋणावेशित हो रहा है तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा। कैसे होगा, एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन इधर से अगर इधर जाएगा तो एक बात बताइए, अपन मास को इधर रख के जाएगा कि भाई ले हमें अपन मास रख दे तू, द्रव्यमान हम जाए तू इधर। जैसे आप लोग अगर अपने घर से निकलते हैं तो अपने द्रव्यमान जो भी आपका 40 kg 50 kg जो भी आपका वेट है, क्या अपने द्रव्यमान को घर रख के निकलते हैं कि भाई यहाँ रह दे हम जाए तो नहीं ना, आप लेके जाते हैं। तो एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा यहाँ तो अपन साथ अपना मास भी लेके जाएगा, और जब द्रव्यमान लेके जाएगा तो इधर वाला वस्तु में क्या होगा, इधर वाला वस्तु में इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है तो इधर थोड़ा सा द्रव्यमान घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन में 3 को चल गया। जैसे मान लीजिए कोई 2 कमरा है ना, और 2 कमरा, एक में 5 व्यक्ति है ना, और दूसरा में 10 व्यक्ति है। अब 10 जो कमरा में 10 व्यक्ति था उसमें से 3 को निकल के इधर आ गया 5 वाला में, तो उधर वाला जो कमरा का जो वेट है, जो कमरा में जो रहने वाले लोग का जो वेट था वो घट गया ना भाई, क्योंकि 3 को इधर आ गया। वही हाल यहाँ पे है, इधर से 3 को इधर चल गया तो इधर वाला का मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इधर वाला का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, है कि बात, तो अपना मास को भी लेके जाएगा। तो एक बात हमको समझ में आया कि जो वस्तु धनावेशित, जब कोई वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घटेगा, और ऋणावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। मतलब किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान घटता है, तथा ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, ये 2 चीज अपन समझ लिए, बात क्लियर है। यहां सवाल बनता है, अच्छा अगर खाली पूछ देवे कि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब क्या होगा, न तो बोला धनावेशित और न तो बोला ऋणावेशित। जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा,
आप लोग बताइए। न तो बोला धनावेशित और न तो बोला ऋणावेशित, केवल आवेशित। तो आवेशित में दोनों हो सकता है भाई, धनावेशित भी हो सकता है ऋणावेशित भी। मैं क्लियर नहीं बोला है, खाली बोला आवेशित। तो आवेशित में क्या, कुछ भी, धनावेशित और ऋणावेशित भी। धनावेशित करते हैं तो द्रव्यमान घटता है और ऋणावेशित करते हैं तो द्रव्यमान बढ़ता है। तो केवल आवेशित में क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है बॉडी एग्जाम में, है ना। तो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, घट भी सकता है। वो डिपेंड करेगा ये क्या किए हैं आप लोग। सिर्फ आवेशित बोलेगा तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। धनावेशित करेगा घटेगा, ऋणावेशित करेगा तो बढ़ेगा। बात क्लियर है। आवेशित होने के कारण समझ लिए कोई वस्तु के, और बाकी जो भी चीजें था यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकता था, उस सब सवाल को भी अपन समझ लिए। ठीक है, आप लोग को अगर लिखना है तो लिख लीजिए वीडियो रोक करके। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक की तरफ अगर हम मूव करें हम, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोग का, और थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे हैं क्योंकि सिलेबस ज़्यादा खींचना है ना। पूरा सिलेबस को कवर करवाना है जिससे आप लोग बोर्डिया में बेहतरीन से बेहतरीन अंक प्राप्त कर सके। मेरा तो यही प्रयास रहेगा, बाकी डिपेंड करेगा आप लोग के मेहनत पे। ठीक है, आगे अगर बात करें तो अगला जो हम लोग का टॉपिक था, टॉपिक क्या था, अगला जो टॉपिक था हम लोग क्या टॉपिक को पढ़ लिया। सबसे पहला टॉपिक पढ़े अपन इंट्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक पढ़े आवेश के परिभाषा, तीसरा पढ़े आवेश के प्रकार, और चौथा अपन पढ़े अभी आवेश को उत्पन्न होने के कारण। पांचवा जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, पांचवा टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक है ना, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है सुनिएगा। मात्रक बहुत सारा होता है आवेश का, जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको अपन पढ़ेंगे ढंग से। ठीक है ना, देखिए क्या होता है। अगर आवेश के बारे में बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 10th में ही बात पढ़ाया जाता है कि जो विद्युत धारा होता है ना, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, आवेश बट्टा समय। और नहीं तो आप लोग 12th में भी पढ़े ही होंगे विद्युत धारा चैप्टर में इस बात को। मतलब विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं, आई बराबर होता है Q बाई टी। तो इसलिए यहां से Q का वैल्यू अगर निकाले तो Q का वैल्यू हो जाएगा IT। तो यहां से अगर मात्रक लिखना चाहें तो I क्या है, I है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर। अच्छा, T है समय, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसी को आगे चल के कूलम बोल दिया गया, कूलम। क्या बोल दिया गया बाबू, कूलम। ठीक है ना। तो आवेश का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में होता है कूलम, है ना, या एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, जिसको क्या कहा जाता है कूलम। तो पहला बात हमको समझ में आ गया कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। अपन समझेंगे, चलिए इसको यहीं पे लिख देते हैं, 1 मिनट। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है ना। और अगर पूछे कि कूलम किसके बराबर होता है तो एम्पियर इंटू सेकेंड के, है ना। 1 एम्पियर, क्या एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड में क्या कूलम होता है, 1 कूलम होता है। कूलम उसी से लिखते हैं, याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, आवेश का और मात्रक होता है, आवेश का अगर मात्रक सीजीएस पद्धति में पूछेगा तो होता है स्टेट कूलम, या उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगर आवेश का मात्रक सीजीएस पद्धति में पूछे, आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है याद रखिएगा, वो होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम।
इसको क्या लिखता है, एससी से दिखाता है स्टेट कूलम, या फिर इसको लिखता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वैद्युत स्थितिकी इकाई। इसको क्या बोलता है, वैद्युत स्थितिकी इकाई, वैद्युत स्थितिकी इकाई, वैद्युत स्थितिकी इकाई इसको बोलते हैं, ईएसयू से दिखाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको। तो इसका सीरियस मात्रा क्या होता है, या तो स्टेट कूलम या फिर वैद्युत स्थितिकी इकाई होता है ना। अच्छा, आवेश का अन्य मात्रक भी होता है। अब अगर कुछ बात और पूछ देवे, आवेश का बड़ा मात्रक और छोटा मात्रक, ठीक है ना, पूछता है आप लोगों से आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, छोटा मात्रक क्या होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फेराड, क्या होता है, फेराड। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। याद रखिएगा ये चीजें हम बता रहे हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आराम सुनिए, यहाँ पे हम एक बात लिखते हैं, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, यहाँ तो आप लोग को दिखेगा ही, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक फेराड, फेराड एवं सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराड एवं सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक है फेराड, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर आपसे कभी पूछेगा कि ठीक है सबसे बड़ा मात्रक अगर फेराड होता है, तो अगर कभी पूछ देवे कि एक फेराड में कितना कूलम होता है भाई, एक फेराड में याद रखेगा कि 96,500 कूलम होता है। एक फेराड में कितना कूलम होता है, 96,500 कूलम होता है, ठीक है, ये पूछता है, ठीक है। अच्छा, आवेश का और भी मात्रक होता है, उसको भी समझिए। आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक में सबसे पहला जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट कूलम। आवेश का एक मात्रक क्या होता है, एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कूलम, है ना, एब्सोल्यूट कूलम, SOLUT, एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है ना, एब्सोल्यूट कूलम को दिखाएंगे किससे, एब्सोल्यूट कूलम को दिखाते हैं AC से, एब्सोल्यूट कूलम, A से एब्सोल्यूट, C से कूलम, ठीक है ना, अन्य मात्रक में होता है। और एक बात याद रखिएगा कि जो एक एब्सोल्यूट कूलम होता है, क्या एब्सोल्यूट कूलम, एक एब्सोल्यूट कूलम जो होता है वो बराबर होता है कितना, 10 कूलम के। एक एब्सोल्यूट कूलम कितना कूलम के बराबर होता है, 10 कूलम के बराबर होता है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, और भी मात्रक होता है, अगर मान लीजिए कभी दे दिया कि माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम, आवेश का एक और मात्रक क्या होता है, माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को बेसिकली कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, ये इसको पढ़ते हैं माइक्रो, म्यू टाइप का लिखा था माइक्रो और कूलम, है ना, माइक्रो कूलम। अगर आपसे पूछ देवे कि एक माइक्रो कूलम, एक माइक्रो कूलम में कितना कूलम, तो याद रखेगा 10 के पावर -6 कूलम। माइक्रो का मतलब ही होता है 10 के पावर -6, माइक्रो का मतलब कितना होता है बाबू, 10 के पावर -6। तो एक माइक्रो कूलम में कितना कूलम होता है, तो 10 के पावर -6 कूलम होता है एक माइक्रो कूलम में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, आपको 3 मात्रक में रिलेशन पूछेगा, कोचिंग में, कूलम में, स्टेट कूलम और एब्सोल्यूट कूलम, ये तीनों में रिलेशन, क्योंकि इससे कनेक्ट करके ऑब्जेक्टिव पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। तो एक हम संबंध लिखते हैं, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा, है ना, क्या क्या, कूलम, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम एवं एब्सोल्यूट कूलम में संबंध, एब्सोल्यूट कूलम में संबंध, ठीक है। कूलम, स्टेट कूलम एवं एब्सोल्यूट कूलम में संबंध क्या क्या सुनिए। कूलम को तो C से दिखाएंगे, स्टेट कूलम को जानते हैं SC से दिखाते हैं, या फिर ESU भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी लिखते हैं इसको,
और एब्सोल्यूट कूलम को दिखाते हैं इस चीज से। तो याद रखिएगा, ये रिलेशन याद रखिएगा कि जो एक एब्सोल्यूट कूलम होता है वो बराबर होता है 10 कूलम के। एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर होता है 10 कूलम के, और ये जो बराबर होता है वो होता है 3 गुना 10 के पावर 10 स्टेट कूलम के। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर होता है 10 कूलम के, और ये बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 10 स्टेट कूलम के। सवाल कैसे बनेगा? सवाल देखिए कैसे बना सकता है। यहां से पहला सवाल पूछेगा कि एक कूलम 1 कूलम इक्वल टू डॉट एब्सोल्यूट कूलम, पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछेगा कि क्या पूछेगा कि 1 कूलम इक्वल टू डॉट स्टेट कूलम। स्टेट कूलम कितना एब्सोल्यूट स्टेट कूलम होता है। तीसरा पूछेगा कि 1 स्टेट कूलम इक्वल टू डॉट कूलम। एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होगा, समझ में आ रहा है। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि एक एब्सोल्यूट कूलम, ऐसा उल्टा करके, एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर, या फिर एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर, ये तो लिखाएंगे डायरेक्ट, उसको कोई मतलब नहीं है। इतना ऐसा सवाल पूछ सकता है, एक कूलम में कितना एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है ना। तो हर एक तरह से सवाल पूछेगा यहाँ से, तो आपको इसके लिए क्या रहना, तैयार रहना है। जैसे अगर पहला सवाल के लिए बात करें अपन, आराम से सुनिएगा, जैसे बता रहे हैं। पहला क्या पूछा, पहला पूछा कि एक कूलम में कितना एब्सोल्यूट कूलम होता है। कूलम से एब्सोल्यूट कूलम निकालना है। कूलम से क्या निकालना है, एब्सोल्यूट कूलम। मतलब कूलम से एब्सोल्यूट कूलम निकालना है, तो कूलम और एब्सोल्यूट कूलम पर केवल फोकस करेंगे, बाकी इधर वाला पर फोकस नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। क्योंकि हमको क्या पूछा है कि एक कूलम में कितना एब्सोल्यूट कूलम होता है, तो कूलम से एब्सोल्यूट कूलम की ओर चलो। हमको पता है कि 10 कूलम में एक एब्सोल्यूट कूलम होता है। कैसे, हमको क्या पता है कि 10 कूलम में क्या एब्सोल्यूट कूलम होता है, एक एब्सोल्यूट कूलम होता है भाई, ठीक है ना। तो एक में कितना हो जाएगा, एक में कितना हो जाएगा, 10 नीचे चल जाएगा, तो 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। या तो ऐसा आंसर देगा, या फिर क्या देगा, इसको पावर निगेटिव करके देगा। तो एक कूलम बराबर कितना, नीचे तो पावर पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो निगेटिव, 10 के पावर -1 एब्सोल्यूट कूलम। तो ऐसा सवाल बन सकता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्या, दूसरा आपसे क्या पूछा है, दूसरा आपसे पूछा है कि एक कूलम बराबर डॉट स्टेट कूलम। एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होगा, कूलम से स्टेट कूलम निकालना है। एक कूलम में कितना स्टेट कूलम, कूलम से करने जा रहा है स्टेट कूलम, कूलम से स्टेट कूलम, तो ऐसे लिखेंगे, कूलम और स्टेट कूलम को ऐसे लिखेंगे। तो हमको पता है कि 10 कूलम में कितना होता है, क्योंकि 10 कूलम बराबर कितना, 3 गुना 10 के पावर 10 स्टेट कूलम होता है। ये बात पता है हमको, 10 कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 10 स्टेट कूलम। तो इसलिए एक कूलम में कितना हो जाएगा, एक कूलम में कितना हो जाएगा, 3 गुना 10 के पावर 10, अब बटा कितना, ये गुना में नीचे चला है तो कितना आएगा, 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 9। इसलिए एक कूलम में कितना हो जाएगा, कितना, 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। सवाल पूछा गया बहुत बार। एक कूलम में कितना स्टेट कूलम हो गया, 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम, ठीक है। अच्छा, इसी को पलट करके क्या पूछ देगा कि एक स्टेट कूलम में कितना कूलम, सभी तो पूछ सकता है। तीसरा क्या पूछ सकता है, तीसरा पूछेगा आपको एक स्टेट कूलम में कितना कूलम, मतलब स्टेट कूलम से कूलम की तरफ जा रहे हैं, तो स्टेट कूलम बोला पहले और कूलम बोला बाद में। तो हमको पता है कि 3 गुना 10 के पावर 10 स्टेट कूलम, 3 गुना 10 के पावर 10 स्टेट कूलम में कितना कूलम है, 10 कूलम है। तो हमको एक में निकालना है, तो इसलिए एक में कितना हो जाएगा, एक स्टेट कूलम में कितना हो जाएगा, तो इससे जाके नीचे भाग लगेगा, तो 10 बटा कितना, 3 गुना 10 के पावर 10, कटेगा वो तो कितना हो जाएगा, 9 गो, तो कितना हो जाएगा 1/3 और गुना, नीचे तो पावर पॉजिटिव 9, ऊपर जाएगा तो निगेटिव, तो 1/3 गुना 10 के पावर -9 क्या हो जाएगा, कूलम। एक स्टेट कूलम में कितना कूलम, 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम। तो इस तरह से सवाल बन सकता है यहां से, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जैसा भी होगा आप लोग रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक सवाल हमको ध्यान में आ रहा है, पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया था, एग्जाम क्वेश्चन क्या था, और आप लोग को वो क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा आपको गेस्ट पेपर वगैरह में, है ना,
या फिर आपको क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिलेगा, पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रॉन का ESU वैल्यू या इलेक्ट्रॉन का मान ESU में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होगा, पूछता है सवाल, बहुत बार पूछा गया है। कैसे बताएंगे, सोचते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद उस सवाल की तरफ चलते हैं। लिख लिए, बहुत बढ़िया। सवाल क्या था, हमको जहां तक ध्यान में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन पूछा था कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ESU में होगा, क्या होगा। ऑप्शन था 4 गो, है ना, निकालने के लिए डायरेक्ट सीखते हैं। हमको एक बात पता है कि चूंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6, माइनस को लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो कितना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ये तो कूलम में है ना, कूलम में नहीं पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पूछा है। तो बस इस कूलम को जो है ना, कूलम में जो है मात्रक, इसको बदल देना स्टेट कूलम अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। कैसे बदलेंगे बताइए, अभी निकाले हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है या एक कूलम जो होता है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, 3 गुना 10 के पावर 9। अभी निकाले हम, तो हमको कितना कूलम है, हम क्या निकाले हैं, हम निकाले हैं कि चूंकि एक कूलम बराबर कितना 3 गुना 10 के पावर 9 बचे ESU बोल दीजिए, या तो इसको क्या बोल दीजिए 10 के पावर 9 स्टेट कूलम बोल दीजिए, या फिर इसी को बोलते हैं ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक किलो में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, 3 गुना 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो बताइए कितना कूलम है, 1.6 गुना 10 के पावर कितना -19 कूलम है। तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कितना 3 गुना 10 के पावर 9 गुना कितना 1.6 गुना 10 के पावर कितना 10 के पावर -19। यही तो एक कूलम में इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, तो इतना कूलम है 1.6, तो इसमें गुना कर देंगे। जैसे गुना कर देंगे तो 16 48 4.8 और गुना कितना हो जाएगा 10 के पावर -10 ESU। ये सवाल पूछा गया था, अच्छा सवाल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग ने 5 टॉपिक को कवर किया। हाँ, थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग में स्लो रहे हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन भी बताना जरूरी था, क्योंकि अगर आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं समझ पाते तो आगे की चीजें आप लोग को हो सकता है नहीं समझ में आता, क्योंकि इस चैप्टर, अगला चैप्टर और इसके बाद भी जो भी चैप्टर हैं उस सब में आवेश का डिस्कशन चलने वाला है। मतलब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सब में केवल आवेश का बात चलने वाला है। हाँ, आवेश से रिलेटेड अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन बनेगा। स्थिर रहेगा तो अलग अलग तरह से बिहेव करेगा आवेश, गति में आएगा तो अलग अलग तरीका से बिहेव करेगा, लेकिन सब में आवेश के बारे में हमको पढ़ना है, इसलिए आवेश को समझना जरूरी था। इसलिए हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लेकर के आवेश को समझाएं और फिर उसके बाद ये टॉपिक बताएं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी जैसा भी आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा आप लोग बताइएगा। कुछ भी अगर त्रुटियां हुई होगी तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना, आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, प्लीज बताइएगा। तब हम उस चीज में इम्प्रूवमेंट और करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्प्रूवमेंट करके आप लोग के समझ उपस्थित होंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। हाँ, हम लोग का 5 ही टॉपिक कवर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 जो कवर हुआ मस्त कवर हुआ, ठीक है ना, कोई बात नहीं जी। कोई 1-2 लेक्चर ज्यादा लगेगा लेकिन कवर तो ढंग से हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप लोग ढंग से इतना चीज को रिवाइज कीजिए और प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा और वाकई में आपको समझ में आया, है ना, कंटेंट से आपको समझ में ढंग से आया और आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से तैयारी हो सकता है मेरा, तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्त यार तक पूरा शेयर कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।